हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 8 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडियन एक्सप्रेस का फार्म डूज एंड डोंट्स। इस आर्टिकल में हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि हम जो इश्यूज़ हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी के उसे कैसे कम कर सकते हैं। ओवरऑल एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नो फेट अकम्पली जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडियन एक्सप्रेस का। वो आर्टिकल है माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, व्हाट इज़ द ऑक्शन प्रोसेस एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। ये आर्टिकल प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसकी पीडीएफ्स टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक दी हुई है नीचे, आप उसमें जा कर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है फार्म डूज एंड डोंट्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल केमिकल फर्टिलाइज़र सब्सिडी के ऊपर आया हुआ है। यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी लगातार और मेंस में भी लगातार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 2020 में प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था कि केमिकल फर्टिलाइज़र का जो MRP है वो मार्केट ड्रिवन होता है, सरकार एडमिनिस्टर नहीं करती है। ये ऑप्शन गलत था क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन लगातार यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र जो जनरली यूज़ होते हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यूरिया, दूसरा कौन सा है? पोटाश, और तीसरा कौन सा है? DAP। ठीक है, ये है N के लिए, ये है K के लिए और ये है P के लिए। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये 3 फर्टिलाइज़र्स जनरली यूज़ किए जाते हैं जिसमें यूरिया का जो प्राइस है वो कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, जिसे सरकार एडमिनिस्टर करती है। DAP और पोटाश का जो प्राइस है वो डी कंट्रोल्ड है, लेकिन जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, ठीक है, यूक्रेन रशिया का क्राइसिस, तब से इनके जो प्राइसेस हैं इसे भी सरकार एडमिनिस्टर कर रही है। ठीक है, ये DAP में और पोटाश में, DAP और पोटाश बेसिकली डिसाइड कौन करता है प्राइसेस इनके? कंपनी प्राइसेस जनरल टाइम में, है ना, नॉर्मल टाइम्स में कंपनी डिसाइड करती है इसके MRP, और ये किसके अंदर आता है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम के अंदर आता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यूरिया इस स्कीम के बाहर है, सरकार यूरिया में सब्सिडी डायरेक्ट प्रोवाइड कर रही है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी होती क्या है ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सरकार जो है, जो कंपनी होती है, जो प्रोड्यूसर है या फिर इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्टली सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्या सब्सिडी प्रोवाइड करती है? जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा या फिर इंपोर्ट प्राइस होगा माइनस जो मार्केट में बेचने वाला प्राइस है, ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना भी पैसा आएगा सरकार सब्सिडी के तौर पर किसे देगी? कंपनी को देगी। जनरली सब्सिडी, बाकी जितनी भी सब्सिडी होती है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सिर्फ फर्टिलाइज़र ऐसी सब्सिडी है जिसमें सब्सिडी किसे प्रोवाइड की जा रही है? कंपनीज़ को की जा रही है। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब आर्टिकल शुरू करते हैं और इसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ के क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। बात करते हैं आर्टिकल की। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन टेक क्रेडिट फॉर इंसुलेटिंग इंडियन फार्मर्स फ्रॉम वोलाटिलिटी इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड देयर रॉ मटेरियल ओवर द लास्ट 2 years एंड सो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिट ले सकती है, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को जो वोलाटिलिटी है इंटरनेशनल प्राइस में फर्टिलाइज़र में, उससे उन्हें बचा कर रखा है। कैसे बचा कर रखा है?
प्राइसेस फिक्स करके, सब्सिडी प्रोवाइड करके। टेक यूरिया विच वॉज बींग इम्पोर्टेड इन टू इंडिया एट $900 to $1,000 पर टन इन नवंबर जनवरी 2021-2022. It dropped to be low as $300 towards June-July 2023, but has risen again to about $400. Landed prices of imported DAP similarly peaked at $950 to $960 ton. गिर के कितना हो गया $440 a year later, only climbed to $595 at levels now. All through this fluctuation, the MRP of urea has been kept unchanged at 5,628 per ton. ठीक है, तो जो प्राइजेज हैं यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट के बाद से कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, $900 से $1,000 पर टन बढ़ गए थे, लेकिन प्राइसेस फिक्स्ड थे इंडिया में और सरकार जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। किसानों को इस वोलेटिलिटी से क्या करके रखा गया, बचा कर रखा गया और सरकार जो है इसका पूरा क्रेडिट ले सकती है। जनरली डीएपी और पोटाश हमेशा जो है डी कंट्रोल रहते हैं, लेकिन इस समय में है ना, जो यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय सरकार ने इसे भी कंट्रोल कर करके रखा हुआ था। ठीक है, इसमें भी फिक्स कर दिया था प्राइस 27,000 पर टन फॉर डीएपी। ठीक है, तो डीएपी का प्राइस भी फिक्स कर दिया था। उसी तरीके से मोरियाट ऑफ पोटाश का प्राइस भी कितना कर दिया था, 33 से 34,000 पर टन। ठीक, तो सरकार ने सारे प्राइसेस क्या कर दिए थे, फिक्स कर दिए थे। दिस प्राइस कंट्रोल farmer or otherwise have no doubt ensured adequate supplies of fertilizer and shielded farmers from global price shock post रशिया यूक्रेन वॉर। जो प्राइस कंट्रोल है इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें जो सप्लाईज है फर्टिलाइज़र की उसे बना के रखा और जो फार्मर हैं उनको प्राइस शॉक से इंसुलेट करके रखा, बचा कर रखा। बट दे ऑल हैव कम एट अ कॉस्ट। जो सब्सिडी है, इंडिया का सब्सिडी बर्डन की बात करेंगे तो सब्सिडी बर्डन 2019 में कितना था, 81,000, और 2023 की अगर हम बात करते हैं 22-23 की, तो वो कितना पहुंच गया है, 2,51,339 करोड़, है ना। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सब्सिडी क्या बढ़ गया है, बर्डन बढ़ गया है, फिस्कल बर्डन जो है सरकार पर बढ़ गया है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है वो कॉस्ट के साथ हो रही है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र जो सब्सिडी है उसके इश्यूज़ क्या क्या हैं। पहला इशू क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। क्या होता है, यूरिया के प्राइसेस बहुत कम हैं, बाकी डीएपी और पोटाश के प्राइसेस हाई हैं। तो यूरिया के प्राइसेस कम होने के कारण जो फार्मर होते हैं फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा क्या खरीद लेते हैं, यूरिया। उसके कारण जो सॉइल की हेल्थ है वो ख़राब होती है। ठीक है, जो एनपीके रेशियो है वो आइडियली कितना होना चाहिए, 4:1। और अभी खरीफ सीज़न का अगर हम देखें, जो रीसेंट खरीफ सीज़न था उसका एनपीके रेशियो कितना आया था, 11:5:1 एनपीके का। इसका मतलब नाइट्रोजन पहले से ही बहुत ज़्यादा तादाद में है और अब और यूरिया डालेंगे तो जो एनपीके होगा वो स्क्यूड हो जाएगा और जो सॉइल हेल्थ होगी वो और डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मर्स को जो सस्ता मिलता है वो उसको लगाते हैं, उन्हें नहीं समझ है कि एनपीके 4:2:1 में होना चाहिए और बाकी फर्टिलाइज़र को भी उन्हें यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल बर्डन, जो अभी हमने बात करी, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फिस्कल बर्डन बढ़ चुका है सरकार पर। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज़ हैं, सब्सिडाइज यूरिया डाइवर्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस। जो सब्सिडाइज यूरिया है वो फार्मर के अलावा बाकी सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। जो बल्क में यूज़ कर रहे हैं वो सारे लोग इस सब्सिडाइज यूरिया का बेनिफिट उठा रहे हैं। बेनिफिटेड मोर टू प्रोड्यूसर देन फार्मर। ये जो सब्सिडी है चूँकि ये फार्मर्स को नहीं दी जाती, प्रोड्यूसर को दी जाती है, तो प्रोड्यूसर इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, ना कि फार्मर को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि टारगेटेड नहीं है ये। ठीक है, फार्मर को लेके टारगेटेड नहीं है और जो सब्सिडाइज यूरिया है वो डाइवर्टेड हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ के कारण इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, कंपनीज़ को मिल रहा है, बड़े बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ को मिल रहा है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र स्मगल टू भूटान एंड नेपाल। ठीक है, जो हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र है वो यहाँ पर सस्ते में मिल रहा है, इसको भूटान और नेपाल में ले जाके लोग महंगे में बेच रहे हैं। ठीक है, इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, सब्सिडी फर्टिलाइज़र सब्सिडी के इश्यूज़ हैं। ठीक,
अब बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड की। तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है फर्टिलाइज़र इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए? इसे टारगेटेड करने की ज़रूरत है। केवल जो छोटे किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिले, बाकी जो बल्क यूज़र हैं उसको इन्हें उसका बेनिफिट ना मिले। इसके लिए सरकार ने क्या किया था? नीम कोटेड यूरिया स्कीम लेकर आई थी। ठीक है, जो भी यूरिया में सब्सिडी दी जाती है उसे नीम से कोट किया जाता है ताकि डाइवर्जन को रोका जा सके। ठीक, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम है वो फर्टिलाइज़र में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, इसे ऑल इंडिया लेवल पर भी क्या करने की ज़रूरत है? इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और तीसरा, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है सब्सिडी को। ठीक है, जितनी सब्सिडी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही देना चाहिए। और फोर्थ क्या कर सकते हैं हम? यूरिया को भी डी कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि जो स्क्यूड एनपीके रेशियो है उसको डील किया जा सके। ठीक है, यूरिया को भी हम काय में लेके आ सकते हैं? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में, है ना। न्यूट्रिएंट के हिसाब से जितना सॉइल को ज़रूरत है उसके हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि पोटाश में की जाती है, जिस तरीके से हम फॉस्फेरस में करते हैं। डीएपी और म्यूरिएट ऑफ पोटाश दोनों ही न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर आती है। उसी तरीके से यूरिया को भी न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर लाने की ज़रूरत है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। होपफुली ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्या क्या इश्यूज़ हैं और सरकार को आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नो फेट अकम्पली। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आया है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले 5.5 सालों से यहाँ पर गवर्नर रूल है, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। 2019 में 370 एब्रोगेट कर दिया गया था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, जिससे स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाता था किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अभी जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं है और कोई भी सरकार ना होने के कारण जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो गवर्नर ले रहे हैं और गवर्नर के नाम पर पार्लियामेंट सारे डिसीजंस ले रही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में अभी कुछ बिल पेश किए गए थे, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अब फेट अकम्पली के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज नाउ। ठीक है, वो चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं, वो इवेंट्स जो पहले हो चुके हैं, जो अभी बदले नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या कह रहा है? नो फेट अकम्पली, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हो गए हैं लेकिन बदले नहीं जा सकते, ये वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हो भी गई है उसे बदला जा सकता है। इस आर्टिकल में उसकी बातचीत की गई है। बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है। ऑन वेडनेसडे द लोकसभा पास द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। The first increases the total number of assembly seats from 107 to 114। ठीक है, तो दो बिल पेश किए गए हैं। पहला बिल का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें क्या किया जा रहा है? जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 107 से बढ़ा करके 114 कर दी गई है और साथ में रिजर्वेशन भी दिया गया है केवल 9 सीटों में। किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर भी किया गया है टू इफेक्ट सम नॉमिनेशन। कुछ नॉमिनेशन करने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ पावर दी गई है। दूसरा बिल है, उसमें क्या किया जा रहा है? द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में इसमें एक टर्म को चेंज किया जा रहा है। एक टर्म की जगह पे दूसरा टर्म रिप्लेस किया जा रहा है। कौन सा टर्म बदला गया है? वीक एंड अनप्रिविलेज क्लासेस की जगह हम अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है यूज़ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं। अब अगर हम प्रोप्राइटी की बात करें, है ना, मॉरलिटी की बात करें, तो सरकार जो है ये जो चेंजेस ला रही है इसके लिए वेट कर सकती थी। क्यों कर सकती थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 370 क्या किया गया है? चैलेंज किया गया है और वहाँ पर ऑलमोस्ट हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्दी वर्डिक्ट आने वाली है। हो सकता है 370 दोबारा से क्या कर दिया जाए? दोबारा से वापस लागू कर दिया जाए।
अगर 370 वापस आ जाएगा, स्टेटहुड वापस आ जाएगा और वहाँ पर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होंगे तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो करेगी वही चीज़ें होनी चाहिए, मॉरलिटी तो यही कहती है, क्योंकि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन प्रोसेस, द चेंज प्रपोज्ड इन द लोकसभा वुड ओनली सीम टू एक्ट दैट आर प्रेजेंटेड एज फेट अकम्पली टू यूटी सिटीजन। जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चेंजेस पहले लाए गए थे, जैसे 370 हटाया गया था, वो अब सरकार किसी भी तरीके से क्या नहीं करना चाहती, वापस नहीं लाना चाहती, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का वेट भी नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेशन यही है कि जो चेंजेस हो गए हैं वो हो गए हैं, अब सीधे सरकार जो है आगे बढ़ना चाहती है। और ये जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, उनके सिटीज़न के लिए ये चीज़ें गलत है। अगर आपको याद होगा तो 370 लागू करने के बाद सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज़ जो है सस्पेंड कर दिया गया था, खास करके जो पॉलिटिशियन है वहाँ करके। उसके बाद आर्बिट्री अरेस्ट हुए थे, डिटेंशन हुआ था, कम्युनिकेशन पूरा तरीके से बंद कर दिया गया था, इंटरनेट बंद कर दिए गए थे, और रिसेंटली बहुत ज़्यादा पावर कट भी किया जा रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसके बैकड्रॉप में की थी, वहाँ पर जो सेपरेटिज्म और टेररिज्म बढ़ रहा है उसके नाम पर ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, सिटीज़न और एलिएनेटेड फील करेंगे। तो यहाँ पर क्या सजेशन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले स्टेटहुड क्या करने की ज़रूरत है, इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले दोबारा जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाओ, वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करो, वहाँ सरकार दोबारा आए, और उसके बाद ये जो भी नतीजे या जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो वहाँ के लोगों के चुनी हुई सरकार को लेने की ज़रूरत है, ना कि पार्लियामेंट को लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ के लोगों के साथ क्या होगा, ज़्यादा सही होगा, मॉरली करेक्ट होगी ये चीज़, और इंडिया के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं वो भी इस्टेब्लिश रहेंगे, वो भी क्या होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। ठीक, तो यही इस आर्टिकल में बात की गई है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है गूगल जेमिनी, व्हाट इज़ इट एंड इज़ इट बेटर देन चैट जीपीटी 4। ठीक है, तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है जो चैट जीपीटी है, ठीक है, वो वीडियो पे काम नहीं करता है, और गूगल जेमिनी वीडियो पे भी वर्क करता है। इतना आपको बस पता होना चाहिए। चैट जीपीटी ओपन एआई ओन करता है और जेमिनी गूगल ओन करता है। इस तरह की चीज़ें आपको स्टेट पीसीएस में आ सकती है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने जनरेटिव एआई के बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो चीज़ें आपको मेंस में ज़रूर आ सकती है, लेकिन आपको ये डायरेक्टली चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस कौन इसे ओन करता है, किसका है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो जेमिनी गूगल और चैट जीपीटी ओपन एआई। चैट जीपीटी वीडियो पे काम नहीं करता है, जेमिनी वीडियो पे भी काम कर रहा है। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था। हमारा लास्ट आर्टिकल है माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल, व्हाट इज़ द ऑक्शन प्रोसेस एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछने की संभावनाएं कम है। हम लोगों ने अगस्त में अपना एडिटोरियल एनालिसिस शुरू किया था। उस समय मैंने आपको MMDR एक्ट 2023 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बातचीत की गई थी। उस एक्ट में मिनरल एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था एक्सक्लूसिवली क्रिटिकल मिनरल के ऑक्शन के लिए। मतलब क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन एक्सक्लूसिवली कौन कर सकता है, केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। जो भी रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू किसको दिया जाएगा, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया जाएगा। लेकिन ऑक्शन के लिए एम्पावर कौन है एक्सक्लूसिवली, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली एम्पावर्ड है। किससे डिसाइड हुआ था ये, अमेंडमेंट से, 2023 MMDR अमेंडमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, आप ये एक्ट ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यूपीएससी प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली ये एक्ट भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ MMDR एक्ट में क्या किया गया था, क्रिटिकल मिनरल का जो एक्सप्लोरेशन है और माइनिंग है,
ये ओपन कर दिया गया था। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। अभी तक प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए क्रिटिकल मिनरल में एंट्री प्रोहिबिटेड थी, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या किया गया, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल आर करेंटली ऑन ऑक्शन फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर। टोटल 20 ब्लॉक्स ऐसे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के जिसे ऑक्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन कर रहे हैं? लिथियम ओर, which has been used in batteries and electric vehicles, and another 10 of the 30 minerals that the government declared as critical। ठीक है, टोटल 30 मिनरल्स हैं जिसे क्रिटिकल घोषित किया है सरकार ने जुलाई में MMDR एक्ट में। उसमें से 10 ऐसे मिनरल हैं जिनकी ऑक्शनिंग की जा रही है। बात करेंगे किस किस की है। This is the first time the right related to mining of lithium ore are being auctioned to private parties। पहली बार लिथियम ओर की माइनिंग जो है, ठीक है, किसको एलोकेट की जा रही है ऑक्शन के थ्रू? प्राइवेट पार्टीज़ को। ये आपके लिए लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अदर मिनरल इन द ब्लॉक्स इंक्लूड निकल, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, अलग दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो क्रिटिकल मिनरल हैं? निकल हो गया, कॉपर हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए। ऑल दिस मिनरल आर यूज्ड इन की सप्लाई चेन फॉर व्हीकल बैटरी, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो ये इनके यूज़ हो जाएंगे। सप्लाई चेन में जो व्हीकल बैटरीज़ हैं उसमें सारी चीज़ें यूज़ होती है, स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ होती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, वेयर आर दिस क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक? कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में? 7 ब्लॉक्स तमिलनाडु में है, 4 उड़ीसा में है, 3 बिहार में है, 2 यूपी में है और 1 गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर में है। 4 of 20 ब्लॉक्स आर बीन ऑक्शन फॉर माइनिंग लीज। ठीक है, सॉरी माइनिंग लाइसेंस। ये आपको टर्म याद रखना है। ठीक है, माइनिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स द लाइसेंसी कैन बिगिन माइनिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिक्विसाइड क्लियरेंस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, जैसे ही माइनिंग लीज मिलती है प्राइवेट पार्टीज़ को, वो वहाँ पर क्या करना शुरू कर सकते हैं? माइनिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनिंग लीज जनरली प्राइवेट सेक्टर को हमेशा से ओपन थी। कंपोजिट लाइसेंसिंग कभी भी नहीं दी जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर को अलोकेट नहीं किया जा रहा था। क्या? कंपोजिट लाइसेंसिंग। माइनिंग लीज का मतलब क्या है? ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी है, देख चुकी है सरकार, एक्सप्लोरेशन हो गया है, वहाँ पर पाया गया है कि इतना मिनरल रिजर्व है। अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? खुदाई करेगा और बाहर जो है निकालेगा। ठीक है, उसके लिए बिडिंग होगी। तो यहाँ पर माइनिंग लीज के लिए ऑक्शन हो रहा है। टोटल कितनी साइट ब्लॉक्स में हो रहा है? 20 में से 4 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें माइनिंग लीज डायरेक्टली दी जा रही है। ठीक है, 3 ऑफ द माइनिंग लीज ब्लॉक आर इन उड़ीसा एंड कंटेन डिपॉजिट ऑफ निकल, कॉपर एंड ग्रेफाइट एंड मैग्नीज। 4th का तमिलनाडु में है जिसमें मॉलिब्डेनम के डिपॉजिट पाए गए हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ राइट आर बीइंग ऑक्शन फॉर द रिमेनिंग 16 मिनरल ब्लॉक? ठीक है, 20 में से 4 तो माइनिंग लीज के लिए कर दिया गया। बचे हुए जो 16 ब्लॉक हैं उसमें किस तरीके के राइट दिए जा रहे हैं? जो बचे हुए ब्लॉक हैं उसमें कंपोजिट लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। कंपोजिट लाइसेंसिंग क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है। विच अलाउ द लाइसेंसी टू कंडक्ट फर्दर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द एरिया टू असर्टेन एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट्स। ठीक है, तो 2 तरह की लाइसेंसिंग हो गई। एक होता है कंपोजिट लाइसेंसिंग। कंपोजिट लाइसेंसिंग में एक्सप्लोरेशन प्लस माइनिंग लीज लाइसेंसिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? जब आपको कंपोजिट लाइसेंसिंग मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर को कंपोजिट लाइसेंसिंग मिलने का मतलब है कि वो उस एरिया में वापस पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ कौन सा मिनरल पाया जा सकता है। जो भी मिनरल मिलेगा उसके बाद फिर वो माइनिंग लीज के लिए अप्लाई करेंगे। अगर उनको मिनरल मिल जाता है, वो माइनिंग लीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को उन्हें माइनिंग लीज देनी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कंपोजिट लाइसेंसिंग ले रखी है। अगर 3 से 5 साल में वो एक्सप्लोर करके माइनिंग लीज के लिए अप्लाई कर देते हैं
तो उनका जो कंपोजिट लाइसेंसिंग होगा वो माइनिंग लीज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा 3 से 5 साल के बीच में एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो उनसे जो कंपोजिट लाइसेंसिंग है वो ले ली जाएगी। ठीक है, वंस द लाइसेंसी कलेक्ट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन मिनरल डिपॉजिट इट कैन अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट टू कन्वर्ट द कंपल्सरी composite licensing to mineral licensing. The licensee has the 3 to 5 year to complete the prescribed level of exploration, for failing which the license will be withdrawn. जो हमने अभी बात की वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर है। What other clearance will be required before the operation begin? ठीक है, माइनिंग लाइसेंसिंग मिलने के बाद तुरंत जो है ऑपरेशन शुरू नहीं किए जाते, उसके बावजूद भी आपको कई सारे क्या लेने पड़ते हैं, क्लियरेंस। किस तरह के क्लियरेंस लेने पड़ेंगे आपको, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ग्राम सभा कंसेंट, इस तरह के 15 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। उसी के बाद आप माइनिंग लीज शुरू कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा इशू भी है माइनिंग करने में, क्योंकि कई बार ग्राम सभा कंसेंट नहीं देती, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता और ये सारी चीज़ों के कारण, रेड टेपिज्म के कारण माइनिंग शुरू होने में 5-7 साल लग जाते हैं। और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उनको जो कॉस्ट ओवररन है वो वहन करना पड़ता है और फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है हमारे मिनरल की वो कहीं ज़्यादा हाई होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ज़्यादा तो ना एक्सपोर्ट कर पाओगे ना उसको यूज़ कर पाओगे। अगर यूज़ करोगे तो जो उससे चीज़ें बनेगी वो भी कॉस्टली होगी और अगर कॉस्टली वो होगी तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, तो क्या होगा, उसकी बिक्री नहीं होगी। तो ये सारी इश्यूज आते हैं क्लियरेंसेस के कारण। व्हाट आर द एस्टिमेटेड रिजर्व इन दिस ब्लॉक्स? ठीक है, तो एस्टिमेटेड रिजर्व की बात की जा रही है इन ब्लॉक्स में। जम्मू एंड कश्मीर ब्लॉक में जो रिजर्व पाए गए हैं वो किसके हैं, बॉक्साइट के। कितने रिजर्व हैं, 5.9 मिलियन टन्स। अगर हम बात करें लिथियम की तो लिथियम के भी यहाँ पर ब्लॉक्स पाए गए हैं 3400, है ना। जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली आया था, लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में भी लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के क्या पाए गए हैं, ब्लॉक, है ना, रिजर्व्स पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ लिथियम जो है ठीक, कहाँ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में दिख रहा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक, उसके अलावा देखते हैं निकल के कहाँ कहाँ है, बिहार में, गुजरात में और उड़ीसा में। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिथियम के कौन कौन से स्टेट में, है ना। राजस्थान में भी लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, छत्तीसगढ़ में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ डज इंडिया करेंटली गेट्स इट्स सप्लाईज ऑफ दिस मिनरल। अगर देखें जो अभी मिनरल हैं इसके सप्लाईज अभी इंडिया कैसे फुलफ़िल कर रहा है, इम्पोर्ट करके। ठीक है, इंडिया इज़ 100% रिलायंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर इट्स लिथियम एंड निकल डिमांड। जो लिथियम है और निकल है उसकी डिमांड 100% इम्पोर्ट करके। ये जो लाइन है ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। डायरेक्टली इस तरीके से लिखा रहेगा ना और इतना एक्सट्रीम टर्म रहेगा तो आप लोग सोचेंगे 100% तो नहीं होगा, कुछ तो हम प्रोड्यूस कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर ये लाइन आ जाएगी तो ये राइट हो जाएगा आंसर और ये लाइन आपको अपने नोट्स में लिखनी है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये पूछा जा सकता है। 100% इम्पोर्ट होता है किसका, निकल और लिथियम का। और कॉपर की बात करें तो कॉपर का इंपोर्ट भी 93% होता है। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम जो है हम लिथियम कार्बोनेट और लिथियम ऑक्साइड के थ्रू क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लिथियम कार्बोनेट में 19% लिथियम होता है और लिथियम ऑक्साइड में 29% लिथियम होता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, लिथियम से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो गया। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक तो आपको लिथियम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ये सारी चीज़ें एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 100%। उसके बाद ये जो रिज़र्व जिस जिस स्टेट में उसका नाम लिख लिया। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है ये देख लेंगे, माइनिंग लाइसेंसिंग क्या होता है ये देख लेंगे, और MMDR जो रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है एक बार उसको जाके देख लेना। उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है ऑक्शनिंग करने की, किसकी, क्रिटिकल मिनरल की। और जो रेवेन्यू मिलेगा वो किसको मिलेगा, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को। अगर JNK में ही हो रहा है ना ब्लॉक ऑक्शन, तो जो भी पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को मिलेगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।